गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और अपना जो ये प्रेम है ठीक इसी प्रकार से बनाए रखें। और मैं रौनक सिंह एक बार फिर से आप लोगों को इस प्यारे से प्लेटफॉर्म मुझे क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और उसके बाद जैसा कि हम लोग फिलहाल कल पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके थे। पार्ट 1 में हम लोग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र और पार्ट 2 में नागरिकता के बारे में हम लोग सारा जानकारी ले चुके थे और सारी इसके बारे में पढ़ चुके थे। आज हम फिलहाल पार्ट 3 पढ़ेंगे जो कि मूल अधिकार होता है, मौलिक अधिकार होता है। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा यह इस प्रकार का अधिकार होता है जैसे कि ब्रिटेन में जो मतलब एक प्रकार से जो अच्छे वर्ग के लोग होते थे उन लोगों को यह अधिकार दिया जाता था। ठीक उसी प्रकार से वह अधिकार अब हमारे भारत देश में प्रत्येक व्यक्तियों को दिया जाता है। ब्रिटेन में तो सिर्फ यह नियम था कि कुछ सीमित लोगों को ही वह अधिकार दिया जाता था। उस अधिकार को स्पेशली रूप से मैग्ना कार्टा कहा जाता था, लेकिन वह अधिकार हमारे भारत में सभी लोगों को दिया जाता है क्योंकि भारत में समानता का अधिकार को माना गया है कि जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकार बिल्कुल समान रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा पॉलिटी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 और पार्ट 3 में क्या है भैया? मौलिक अधिकार। ठीक है, पार्ट 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। जैसा कि आपको बता दूं कि पहले तुम लोग का मौलिक अधिकार 7 था। ठीक है, पहला था समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर चौथा था हम लोग का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर पांचवा था हम लोग का शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार। उसके बाद छठवां था हम लोग का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और सातवां था हम लोग का संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। यानी कि टोटल हम लोग के पास यह 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन में जो कि 1978 में हुआ था, यह जो संपत्ति का अधिकार है इसको 300A में कानूनी अधिकार दे दिया गया। कानूनी अधिकार दे दिया गया। एक बहुत इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स यह होता है कि इस मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार में लाने से फायदा क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, इसका फायदा यह होता है कि जो मौलिक अधिकार है इसको आप बदल नहीं सकते। मौलिक अधिकार बदला नहीं जाता है, लेकिन कानूनी अधिकार संसद विधि द्वारा विषम परिस्थितियों में आप बदल सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों को बदल नहीं सकते क्योंकि यह व्यक्ति की मूल अधिकार होता है। ठीक है, तो फिर टोटल पहले 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो कि 300A में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि जो समानता का अधिकार है यह हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, और जो स्वतंत्रता अधिकार है यह पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। फिर जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है यह रहेगा 23 से 24। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह रहेगा 25 से 28। फिर उसके बाद शिक्षा संबंधी अधिकार रहेगा यह रहेगा 29 से 30। उसके बाद जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार रहेगा यह रहेगा आर्टिकल 32। तो फिर यह हमारा मूल रूप से मौलिक अधिकार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारी बातें समझ में आ रही होगी कि जो मौलिक अधिकार होता है यह संविधान में
मैग्ना कार्टा के रूप में इसको जाना जाता है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हमारे सारे अधिकारों में मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है, तो मौलिक अधिकारों को ही मैग्ना कार्टा बोला जाता है, जो कि हम पार्ट 3 में सम्मिलित है। ठीक है, यह मैग्ना कार्टा वर्ड ब्रिटेन से लाया गया है कि ब्रिटेन में जो भी व्यक्तियों की अच्छी सुविधाएं, अच्छी अधिकार, अच्छी व्यवस्थाएं दी जाती थी, उन्हीं को मैग्ना कार्टा कहा जाता था। और उस मैग्ना कार्टा को उसी नाम से हमारे भारत में मौलिक अधिकार लाए गए कि ब्रिटेन में जो सीमित व्यक्तियों को अधिकार दिया जाता था, वही सेम अधिकार हमारे भारत में सभी नागरिकों को दिया जाएगा। इसीलिए मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद टोटल 7 अधिकार थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था इसमें से हटाकर इसको कानूनी अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया था। ठीक है, अब ये हमारा था टोटल मौलिक अधिकार, जिसमें से हम लोग को टोटल 6 यही अधिकार पढ़ने हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल हम लोग को यही पढ़ना है। ठीक है, तो फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 14। तो आप लोग को बता दूं, जैसे कि हम लोग एक पढ़े थे जो पार्ट 1 था, उसमें 1 से 4 तक आर्टिकल थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम लोग पार्ट 2 पढ़े थे, उसमें यह था कि 5 से लेकर 11 तक थे, यानी 5 से 11 तक थे। और उसके बाद मौलिक अधिकार में 12 से शुरू है, लेकिन 12-13 हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि 12-13 बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि जो आर्टिकल 12 है, इसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है। राज्य की परिभाषा मतलब जो आर्टिकल 12 होता है, आर्टिकल 12 वह राज्य का परिभाषा दिया होता है। राज्य का परिभाषा मतलब हमारे राज्य में राज्य विधानमंडल होंगे, राज्य विधानमंडल होंगे, विधान मंडल होंगे, उसके बाद संसद होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ये हमारा आर्टिकल 12 बताया जाता है। और उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 13 होता है, वह आर्टिकल 13 यह बताता है कि जैसे कि संविधान बनने से पहले कुछ अधिकार और बने होंगे, तो जो अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों को हनन करते हैं, उस अधिकारों को हम लोग निकाल देते हैं। यह आर्टिकल 30 में बताया गया है कि और सिर्फ उन्हीं पार्ट को निकाला जाता है, न कि सारे अधिकारों को। जैसे कि अगर 5 अधिकार है, 5 अधिकार में से एक अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उसके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो फिर उसमें से उस पार्ट को काट कर अलग कर दिया जाएगा और बाकी सारा का सारा शेष छोड़ दिया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 13 बोलता है। और जो ये आर्टिकल 12 है, यह फिलहाल हमारे राज्य की परिभाषा को संबोधित करता है कि राज्य में विधानमंडल होंगे, सांसद होंगे, केंद्र में सांसद होंगे। ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 था, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसमें बस इसको 60 नोट की तरह हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि समानता का अधिकार। पहला देखते हैं कि आर्टिकल 14 क्या होता है। ठीक है, आर्टिकल 14 हम इसमें यह देखते हैं कि जो आर्टिकल 14 में सबसे पहला पहला होता है कि विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता। ठीक है, विधि की समझ समानता मतलब यह होता है कि जैसे कि प्रत्येक लोगों को लिए कानून जो रहेंगे वह बिल्कुल एक रूप से समान रहेंगे। ठीक है, कानून सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, कानून सभी नागरिकों के लिए समान रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें ये 14 का एक है और 14 के 2 में यह बताया गया है। ये आर्टिकल 40 में ए और बी की तरह होता है। फिर उसके बाद 40 बी में यह बताया जाता है विधि के समझ, विधि विधि का संरक्षण। ठीक है, इसके बाद पढ़ा तो यह था विधि की समझ समानता था, नहीं कानून सभी नागरिकों के लिए समान रहेंगे। और विधि का संरक्षण, विधि का संरक्षण यह होता है कि जैसे कि विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार का दंड दिया जाएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए, विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए, विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए विभिन्न प्रकार के दंड दिए जाएंगे, विभिन्न प्रकार के दंड दिए। ठीक है,
अब जैसे कि मैं आप लोग इसमें से एक थोड़ा सा अपवाद है, एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन यह होता है कि जैसे कि इसमें यह होता है कि जो राज्यपाल होते हैं या फिर राष्ट्रपति होते हैं या फिर उपराष्ट्रपति होते हैं, उन लोगों के पास जब तक उन लोग का कार्यकाल चलता है तब तक उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, ठीक है। और जैसे उन लोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती, ठीक है। तो फिर हमारा आर्टिकल 14 यही था कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता है कानून सभी नागरिकों के समान रहेंगे, और विधि के संरक्षण मतलब विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए विभिन्न प्रकार के दंड दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15, ठीक है। आप लोग को आर्टिकल 14 समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 15 देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं आर्टिकल 15। दंड दिए जाएंगे और उसके बाद समानता का अधिकार हो गया। एक बार इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए भैया, तो फिर आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसके बाद हम लोग आर्टिकल 15 देखते हैं कि धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर समानता, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति के मतलब किसी भी प्रकार का धर्म हो या फिर किसी प्रकार के जाति हो या फिर कोई भी लिंग हो या फिर किसी भी वंश से आया हो, उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब लोगों के साथ एक प्रकार की समानताएं रखी जाएंगी। यह हमारा आर्टिकल 15 बोलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16, ठीक है। आर्टिकल 16 हमारा यह बोलता है कि जैसे कि अवसर की समानता होती है, ठीक है। आर्टिकल 16 जो होता है अवसर की समानता होता है, अवसर की समानता, यानी कि जैसे कि प्रत्येक व्यक्तियों के लिए समान प्रकार के अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 17 जो होता है यह बताता है अपरिष्यता का अंत। अपरिष्यता में होता है छुआछूत, यानी कि छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। तो फिर यह हमारा हो गया आर्टिकल 17। और उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 बताता है उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत। यानी कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति राजा, महाराजा, ऐसा कोई भी मतलब जैसे कि सब टाइटल का प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन इसमें अपवाद क्या है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा के रूप में, ज्ञान के रूप में जो पदवी पाया है उसमें वो उसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन अपने बिना इसके वह किसी प्रकार का उपाधि धारण नहीं कर सकता है। यह होता है आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, ठीक है। तो फिर एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जो आर्टिकल 14 होता है यह विधि समझ समानता दर्शाता है, और जो आर्टिकल 15 है वह धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर समानता को दर्शाता है, और उसके बाद जो आर्टिकल 16 है वह अवसर की समानता को दर्शाता है, और जो आर्टिकल 17 है वह छुआछूत के अंत को दर्शाता है, और जो आर्टिकल 18 है वह उपाधियों के अंत को दर्शाता है, ठीक है। तो फिर यह था हमारा समानता का अधिकार। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार हम लोग का ये कंप्लीट हुआ, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक होता है। अब अगला हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वह आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं आर्टिकल 19, ठीक है। तो फिर इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि जो मौलिक अधिकार होता है यह मैग्ना कार्टा में होता है, ठीक है। इसको मैग्ना कार्टा के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार होता है, तो सबसे स्टार्टिंग जो आर्टिकल 19 होता है यह इसमें यह बताता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की यानी कि
बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राइट टू इंटरनेट की स्वतंत्रता, बिना भड़काऊ भाषण के लोग इकट्ठा करने की स्वतंत्रता, लोग इकट्ठा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो यह हमारा आर्टिकल 19 बोलता है कि बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राइट टू इंटरनेट, बिना भड़काऊ भाषण के लोग इकट्ठा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, यह हमारा आर्टिकल 19 बोलता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आर्टिकल 20 देखते हैं। आर्टिकल 20 यह बोलता है हमारा कि यह दोष सिद्धि से संरक्षण के लिए बता। ठीक है, दोष सिद्धि से, दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण का मतलब यह होता है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध कर दिया होता है, ठीक है, लेकिन उस टाइम वह अपराध के लायक नहीं था, लेकिन 1-2 साल बाद या फिर 1-2 हफ्ते बाद या महीने बाद फिर उस अपराध को शामिल कर दिया जाता है कि यह अपराध है, तो फिर उस अपराध के लिए व्यक्ति को सजा नहीं दिया जाए। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम लोग दोष सिद्धि से संरक्षण। तो फिर जैसे कि आपको बता दें कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति कोई अपराध कर दिया है उस टाइम, लेकिन वह उस टाइम अपराध के अंतर्गत नहीं आता था, तो व्यक्ति को पहले अपराधों के लिए सजा नहीं दिया जाएगा। यह हमारा पहला बोलता है दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो दूसरा होता है वह दोहरा अपराध का संरक्षण, दोहरा अपराध से संरक्षण। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा समझ में आ रहे होंगे। तो दोहरा अपराध से संरक्षण इसका मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जा सकता। यह हमारा होता है दोहरा अपराध से संरक्षण। यह आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 20 हो गया। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो होता है यह होता है हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, यह हो गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल जो 22 होता है यह होता है अपराधों से संरक्षण। अपराधों से संरक्षण इसका मतलब यह होता है कि अपराध 2 प्रकार के होते हैं। देखिए पहली बात, जो अपराध होता है यह 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है कि व्यक्ति अपराध कर चुका है, और दूसरा यह होता है कि अपराध करने से पूर्व, अपराध करने से पूर्व रोकना। ठीक है, अपराध करने से पूर्व रोकने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 3 महीने के लिए सजा दिया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि अब इसमें थोड़ा सा ये भी दिया है कि जो अपराधी होगा वह अपने मनपसंद के वकील को दायर कर सकता है, और इसमें यह भी होता है कि किसी भी अपराधी को आप इतना दबाव नहीं दे सकते हैं कि वह अपने ही विरुद्ध किसी न किसी बातों को प्रकट करे। तो यही हमारा होता है आर्टिकल 20 जो कि अपराधों से संरक्षण होता है। इसमें अपराध 2 प्रकार का होता है। पहला व्यक्ति जो अपराध कर चुका है, और दूसरा यह होता है कि अपराध को रोकने से पूर्व उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फिर उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसको बताया जाता है कि मतलब किस लिए उसका गिरफ्तार हुआ है, और उसके बाद उसको 3 महीने तक ही सजा दे सकते हैं। और इसके बाद अगर और भी कुछ मतलब इसके खिलाफ कोई भी सबूत मिलते हैं तो फिर इसकी जो कार्रवाई है ये 3 महीने से आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो फिर आज हम लोग वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए फिलहाल आज हम लोग आर्टिकल 19 और फिलहाल स्वतंत्रता अधिकार और समानता अधिकार हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग जो अगली वीडियो आएगी उसमें सारे मौलिक अधिकारों को कंप्लीट करेंगे। तो फिर जय हिंद दोस्तों।